एवरीवन हेलो एवरीवन। ये AML KYC का एग्ज़ाम है जो कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नो योर कस्टमर IIBF कंडक्ट करवाता है। ये मैकमिलन की बुक है, आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी और मैंने अमेज़ॉन से ही ली थी। और एग्ज़ाम जो है हमारा अगस्त में शेड्यूल है, तो उसके लिए फॉर्म्स फिलअप अराउंड 31 जुलाई स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कराऊँगी, बिकॉज़ मैंने भी फेस किया है कि वीडियोस बहुत कम मिलती हैं यूट्यूब पे, और अगर मिलती हैं तो पेड रहती है। बट मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं पेड नहीं रखूँगी, मैं फ्री ही रखूँगी। मैं मेरे इंटरेस्ट के पर्पज़ से ये पढ़ाना चाहती हूँ, जिससे मेरे भी स्किल्स इम्प्रूव होंगी और आपको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। और ये पार्ट 1 है। पार्ट ए से हम स्टार्ट करेंगे। पार्ट ए में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बताया हुआ है। ये सभी चैप्टर्स इसमें कवर करवाएगा। और फिर चलो अभी हम स्टार्ट कर देते हैं फर्स्ट चैप्टर से हमारा, जो कि है मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग। ये इसमें कंटेंट्स दिए हुए हैं, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज़ मनी लॉन्ड्रिंग, इज ओरिजिन, इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल इकोनॉमी, इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल सिस्टम एंड बैंक्स, डेफिनेशन फ्रॉम इंटरनेशनल एजेंसीज, मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन बैंक्स, सम एग्जाम्पल्स, और टेररिज्म फाइनेंसिंग। तो ये सब जो कंटेंट्स हैं हम आगे अपने चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये मैंने बुक पहले पढ़ी है, तो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, हमें वही उन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो ऑब्जेक्टिव्स बताए हुए हैं कि ये क्या फिनोमेना है और इसका ग्लोबल इकोनॉमी पे, फाइनेंशियल सिस्टम पे, बैंकर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और कुछ की एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। और टेररिज्म फाइनेंसिंग क्या है, और कमोडिटीज़ और इनके बीच में क्या डिस्टिंक्शन है, इसके बारे में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आते हैं हम, व्हाट इज़ मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स ओरिजिन। मनी लॉन्ड्रिंग फिनोमेना, तो ये क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग, वन ऑफ द रीज़न ऑफ एंगेजिंग इन टाइप ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी इज़ मेकिंग मनी। मतलब कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी करके और मनी मेकिंग करना। हैंडलिंग सच मनी पॉजेज प्रॉब्लम्स फॉर द पर्सन एंगेज्ड इन क्रिमिनल एक्टिविटी, स्पेशली व्हेन द वॉल्यूम्स आर लार्ज। Besides, it increases the risk of their being caught by law enforcement agencies. तो जब मनी लॉन्ड्रिंग जैसा कुछ कानून रहेगा तब तो जाकर हम उन पर कोई एक्शन ले सकेंगे, राइट? तो मनी लॉन्ड्रिंग इज़ द प्रोसेस बाय विच मनी डिराइव्ड फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटीज़। अभी ये मनी लॉन्ड्रिंग को डिफ़ाइन कर रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्चुअली होता क्या है। तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से ये मनी डिराइव होती है, और क्योंकि उस मनी का कोई ट्रैक नहीं है और वो हार्ड अर्नड मनी नहीं है। तो जो एक्टिविटीज़ हैं वो हैं ड्रग ट्रैफिकिंग, इलीगल आर्म सेल्स, स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन, गैम्बलिंग, बूटलेगिंग एट्सेट्रा। तो जब यहाँ से जो मनी आती है वो क्या होती है? डर्टी मनी या इलीगल मनी को कहा जाता है उसे। इज सो ब्रॉट इन टू द फाइनेंशियल सिस्टम एज टू कंसील इट्स इलिसिट ऑरिजिन एंड टू मेक इट अपीयर टू बी फ्रॉम लिसिट ऑरिजिन। तो साइकिल ऑफ ट्रांजेक्शन्स होता है जिससे ये मनी जो इन सब एक्टिविटीज़ से जो पैसा आ रहा है उसको लीगल में कन्वर्ट किया जाएगा, और फिर इसे क्लीन मनी या लीगल मनी का नाम देते हैं। तो ओरिजिन कहाँ से हुआ था? ओरिजिन ये कोई एक शिकागो गैंगस्टर है, और वहीं से जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स वगैरह वो सेल करता था, और वहाँ से जाकर इसका ओरिजिन हुआ है। तो सबसे पहले जो मनी लॉन्ड्रिंग की शुरुआत थी वो शिकागो से हुई थी, राइट? फिर बाद में जब मनी लॉन्ड्रिंग फ्रेज़ है वो कब से प्रचलन में आया, या कब से वो फ्रेज़ जो है पॉपुलर हुआ? तो सबसे पहले जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर है द गार्जियन 1972 में, इसने वाटरगेट स्कैंडल इन यूएस, तब के यूएस प्रेसिडेंट थे उनके टाइम में एक स्कैंडल हुआ था, तब ये फ्रेज़ फर्स्ट टाइम न्यूज़पेपर ने यूज़ की थी। और फिर उसके बाद में एक लीगल कंटेक्स्ट में यूएस में भी 1982 में इसे यूज़ किया गया था, और उसके बाद से इसे वाइडली यूज़ किया जाता है। द वर्ड मनी लॉन्ड्रिंग इज़ हाउएवर एप्ट सिंस इट डिस्क्राइब्स परफेक्टली व्हाट हैपन्स व्हेन इलीगल और डर्टी मनी इज़ पुट थ्रू a cycle of transactions so that it becomes washed at the other end as legal or clean money. The source gets obscured externally through a succession of transfers or deals. ठीक है, तो इसमें यही कहना चाहता है कि किस तरह से जो ये मनी है उसको इलीगल या डर्टी मनी होता है उसको
कन्वर्ट कर लेते हैं और वो लीगल या क्लीन मनी के उसमें आ जाता है, लीगल या क्लीन मनी उसे मान लिया जाता है। तो फिर आता है अपना इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल इकोनॉमी। ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट है, इसका कॉज ऑफ कंसर्न क्या है, क्योंकि ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से इसका लिंक है। तो ये फिनोमेना जो है, इलीगल मनी एंटरिंग फाइनेंशियल सिस्टम इन इटसेल्फ इज़ नॉट द कॉज ऑफ कंसर्न। द एंग्जाइटी इज़ मोर अबाउट द नेगेटिव इफेक्ट्स दिस इज़ लाइकली टू हैव ऑन द सोसाइटी। मनी लॉन्ड्रिंग प्रोवाइड्स एवेन्यू। अब ये कैसे आता है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से? मनी लॉन्ड्रिंग प्रोवाइड्स एवेन्यू टू क्रिमिनल्स टू कैमोफ्लेज देयर इलीगल एसेट्स इनटू लीगल फॉर्म, जिससे वो मतलब लेयर ऑफ ट्रांजैक्शंस होती है, जिससे वो मनी जो पैसा है या वो जो भी वहाँ से लॉन्डर किया हुआ पैसा है वो लीगल लीगल बन जाता है। एंड ऑल्सो डिप्लॉयमेंट ऑफ देयर सरप्लस फंड्स इन लीगल एवेन्यूज। जैसे किसी ने पैसा ट्रांसफ़र किया किसी बिल्डर के अकाउंट में और वहाँ से उसे क्या कर दिया, उसने प्रॉपर्टी खरीद ली, वो क्या हुआ, लीगल हो गया कि हाँ वो डिक्लेयर कर सकते ये उसकी एसेट है, ठीक है, आगे दिया भी हुआ है। इलीगल एसेट को उसने लीगल एसेट बना दिया। तो देयर सरप्लस फंड्स इन लीगल एवेन्यूज दैट वुड अदरवाइज रिमेन आइडल और स्क्वेंडर्ड इन मोर सुपर लग्जरियस स्टाइल्स। जैसे कुछ लग्जरियस और जैसे कहीं पे फंड्स डोनेट कर देते हैं ये लोग, या कहीं लेविश कुछ पार्टी पब मॉल्स वगैरह इन सब में इन्वेस्ट करते हैं जनरली, ठीक है। फिर हमारा सेकंड आता है इकोनॉमिक इफेक्ट्स। इकोनॉमी पे इसका क्या इफेक्ट रहेगा? इकोनॉमी पे क्या, इलीगल मनी टू लीगल मनी could impact economy adversely. It would lead to unfair competition between honest and dishonest business. ठीक है, आगे दिया हुआ है, इसको हम समझते हैं। It could also result in distortion of prices and crowding out of honest businesses. Thus, the investment climate in the economy gets dampened. Thus, there is an impending impact on economic growth. Infusion of illegal money also impacts the money supply that is unpredictable, thus making it more difficult to manage monetary situation in the economy. Cross-border movement of illegal funds increases the volatility of international capital and impacts the exchange rates not determinable from the official trade. तो इस तरह से ये क्या करते हैं कि ऑनेस्ट बिजनेस और डिसऑनेस्ट बिजनेस, जैसे कोई एक आदमी है वो उसके पास में ऐसे ही पैसा आ रहा है, ठीक है, वो अपनी चीज़ को सस्ते में बेच रहा है, पर एक आदमी जो है वो हार्डली अपने पैसे को अर्न कर रहा है, हार्डली अपने बिजनेस को वो चला रहा है, पर उसका तो लेजिटिमेट सोर्स है ना, उसके पास तो एक्स्ट्रा पैसा कहीं से भी नहीं आ रहा है। तो इस तरह से ये ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट हो जाता है, फिर लोग उसी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। थोड़े टाइम बाद में उसका बिजनेस बंद हो जाएगा क्योंकि वो पकड़ा जाएगा, और जो ऑनेस्ट बिजनेसमैन है उसको उठने में फिर भी टाइम लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये, और सेम ये फिर हमारे जो इंटरनेशनल रेट्स है, एक्सचेंज रेट्स जो होती हैं उसको भी इम्पेक्ट करता है। इसीलिए जो भी कंट्रीज़ हैं वो या बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन भी बना रखे हैं टू curb the menace of money laundering, right? फिर इसके सोशल इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं? सोशल इफेक्ट्स होते हैं करप्शन एंड ऑर्गेनाइज क्राइम। ये फर्स्ट है, हम देखते हैं कि टेररिज्म है वो मनी लॉन्ड्रिंग से ही हो रहा है, क्योंकि उस पैसे का उनको कोई वैल्यू नहीं है, उनको बस मतलब है कि उससे उनका काम बन रहा है, दैट्स इट। और ये सोशली भी इम्पैक्ट करता है कि जो क्रिमिनल्स है वो कैसे भी करके, उनके पास पैसे की पावर है तो वो कैसे भी करके सिस्टम में घुसेंगे और आकर अपने सोसाइटी को ख़राब करते हैं। वो ड्रग्स एंड ऑल इनसे सोसाइटी को ख़राब कर रहे हैं। फिर पॉलिटिकल इफेक्ट्स क्या हैं? प्रोलिफरेशन ऑफ क्रिमिनल्स इन जुरिस्डिक्शन वेयर मनी लॉन्ड्रिंग इज प्रेवलेंट वुड लीड टू देयर गेनिंग इन्फ्लुएंस ओवर द सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम। वो अपने पैसे की पावर से कहाँ पर आ रहे हैं? पॉलिटिकल सिस्टम में आ रहे हैं। तो बाय दिस वे वो क्या कर रहे हैं? अपने पॉलिटिकल सिस्टम में आकर, उनको पॉलिटिक्स या देश की कुछ नहीं पड़ी है, जनता की कुछ नहीं पड़ी है, जस्ट दे वांट फेम एंड नेम, राइट। तो इससे आकर वो क्या करेंगे? दूसरे नेता को गिराने की कोशिश करेंगे, और जिससे वो किसका सहारा लेंगे? ऑब्वियसली क्राइम का सहारा लेंगे। सो ये हमारे कंट्री को एक दीमक की तरह खोखला करता है, ओके। फिर आता है एक्सटेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग
में जैसे स्टार्टिंग में जो लाइन दी हुई है, ड्यू टू इट्स वेरी नेचर मनी लॉन्ड्रिंग इज़ नॉट एमेनेबल टू एनी डेटा कलेक्शन। तो जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग है इसका कुछ पता नहीं चलता है, लेयर्स ऑफ ट्रांजेक्शन होती है और साइकिल में होती है ट्रांजेक्शन्स, तो कुछ भी नहीं पता चल पाता है कि कितना परसेंटेज है। बट स्टिल कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने मैनेज किया इसको फाइंड करने का कि इतना परसेंटेज ऑफ ग्लोबल जीडीपी ये मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। जैसे यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है, तो ये डेटा हम रेफ़र कर सकते हैं, इससे हमें पता चल सकता है कि किस तरह का मतलब मनी लॉन्ड्रिंग सिर्फ इंडिया को ही नहीं या फिर कुछ सर्टेन कंट्रीज़ को नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड को इम्पैक्ट कर रही है, राइट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। फिर आता है हमारा ये हमारे फाइनेंशियल सिस्टम और बैंक्स को किस तरह से इम्पैक्ट करता है। तो फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, वो सबसे वल्नरेबल सिस्टम है। हम जाते हैं 100 रुपये का एक पैकेट लेकर, डिपॉजिट करवाया और उसमें 3 नकली नोट निकल गए, तो वो एक बहुत ही ऑब्वियस चैनल है जिससे ये फाइनेंशियल सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और वहीं से पैसा कहाँ आ रहा है, इकोनॉमी में एंटर हो रहा है। तो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिंस द डील इन पब्लिक मनी एंड प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज एंड इंस्ट्रूमेंट्स आर मोस्ट वल्नरेबल टू रिसीव क्रिमिनल मनी डिस्गाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ जेन्युइन बिजनेस। Globalization of banking and finance coupled with technological advancement in payment system has widened the scope of concealing criminal money। जैसे क्या करते हैं कि यहाँ पे किसी ने एक जगह पे आपकी लोकेशन पे नेफ्ट करवाया, आगे आरटीजीएस होगा, वो आरटीजीएस स्विफ्ट भी हो सकता है, वो आरटीजीएस के थ्रू वो ऑफशोर भी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, गॉट इट, एंड इंक्रीज इट्स मोबिलिटी अक्रॉस बॉर्डर। तो इसी तरह से क्या हो रहा है, अक्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं और फंड्स जो है किसी को भी पहुंच जाते हैं। जैसे हम कभी कभी सुनते हैं कि दूसरी कंट्रीज़ जो है वहाँ से क्रिमिनल्स को पैसा सप्लाई होता है। तो दिस वे वो किन का यूज़ करते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम का, हमारे बैंक्स का। ओके, absence of any preventive mechanism would expose these institutions to reputation risk which is one of their most valuable asset। गुडविल जो होती है किसी की भी एसेट होती है, बैलेंस शीट में हम देखते हैं कि गुडविल जो है वो एसेट साइड होगी, पर वो अगर कहीं से पता चलता है कि इस बैंक में तो इतनी इलिसिट ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो कौन चाहेगा वहाँ पर, कोई भी नहीं चाहेगा। Prevalence of money laundering also enhances the risk of frauds and economic crimes, thereby impacting the soundness and stability of financial system and the financial system of a country। इस तरह के फ्रॉड्स जो है वो फाइनेंशियल सिस्टम को भी की स्टेबिलिटी और साउंडनेस को इम्पैक्ट करते हैं, प्लस फाइनेंशियल सिस्टम जो कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम है उसको भी इम्पैक्ट करते हैं। रेपुटेशन का बताया ही कि इनएडवर्टेंट जो मतलब एक लाइन में जो अच्छे से दिया हुआ है, इन्होंने ये बताया हुआ है कि इनएडवर्टेंट एसोसिएशन ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन विद criminals and criminal money would push them into adverse publicity leading to the loss of public confidence। नहीं जाएंगे हम लोग, हम नॉर्मल कस्टमर्स हैं, नहीं जाएंगे। रेगुलेटरी एक्शन, तो सेफ्टी ऑफ बैंक्स डिपेंड्स ऑन देयर फंक्शनिंग विद अ फ्रेमवर्क ऑफ हाई लीगल प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स दैट द बैंक्स वुड फेस stringent regulatory actions for failure of check and कंट्रोल द क्रिमिनल मनी एंटरिंग इनटू देयर सिस्टम। इससे हम कई बार देखते हैं कि आरबीआई ने केवाईसी के लिए इस बैंक को पेनलाइज किया है। तो कहीं पे केवाईसी में अगर हम ये भी नहीं डालते हैं ना, टिक नहीं करते हैं, जैसे रिसेंट एक इंसिडेंट हुआ था, तो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है या नहीं है और उसमें टिक नहीं किया हुआ था, तो आरबीआई ने उस बैंक को पेनलाइज किया था। ओके, फटका डिक्लेरेशन वगैरह सब हमें लेना होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो डिफरेंट इंटरनेशनल एजेंसीज़ जो हैं उन्होंने अपना बताया हुआ है कि ये वियना कन्वेंशन है, और वियना कन्वेंशन में क्या बताया, 3 हम इतना ही याद कर लेते हैं कि वियना कन्वेंशन क्या बता रहा है, द कन्वर्सेशन और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी अगर किसी इलीगल सोर्स से आ रही है और वो किसी लीगल सोर्स में कन्वर्ट हो रही है, तो वो क्या है, अपना मनी लॉन्ड्रिंग है। मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशंस बता रखी है इन्होंने। फिर कंसीलमेंट और डिस्गाइज ऑफ ट्रू नेचर, सोर्स, लोकेशन, डिस्पोजिशन, मूवमेंट। जैसे कोई बताना ही नहीं चाहता है, उसने लेयर्स ऑफ ट्रांजैक्शन कर ली। जैसे मैं अगर आपको किसी को पैसे भेज रही हूँ तो हमारा पता है कि मैंने आपको पैसे भेजा, आप मुझे वापस भेज रहे हो, पता है, पर वहाँ पे लेयर्स बनती है। मैं 4 लोगों को भेजूँगी, उसके बाद में 5वें को पहुँचेगी, फिर 10वें को भी पहुँचेगी, इस तरह से। ओके, द एक्विजिशन, पोजेशन एंड यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी। कुछ लोग ये प्रॉपर्टी का भी यूज़ करते हैं ताकि वो पैसा उनका लीगल दिखे, और जब वो उसको
सेल करेंगे तो वो कैपिटल गेन में, और वहाँ पे टैक्स इवेजन वगैरह भी करेंगे, ठीक है। बाकी सब इंस्टीट्यूशंस ने अपना थोड़ा थोड़ा जो डेफिनेशन है वो बता रखी है, आप इसको बुक से भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं एक बार। जैसे एफएटीएफ ने बता रखा है कि ये इंडिविजुअल और ग्रुप जो है वो एक इस एक्ट को, ये जो क्रिमिनल एक्ट है उसको एक इंडिविजुअल या ग्रुप कैरी करता है, इस तरह से बता रखी है। फिर बाकी और भी डेफिनेशंस बता रखी हैं इन लोगों ने, तो ठीक है हम उनको देखेंगे फिर कभी। और ये कुछ जैसे आगे भी कुछ डेफिनेशंस बता रखे हैं, इनको आप अपने लेवल पे कर सकते हैं, बस सिंपल उनको पढ़ना है, समझना है थोड़ा सा। मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन बैंक्स, तो बता रखा है कि कुछ जो ये बैंक्स के नाम है, इन बैंक्स में ये इंसिडेंट हो चुके हैं। तो इस बैंक में इंसिडेंट हुआ था कि पहले इस बैंक को पता ही नहीं था कि यहाँ पे ये ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, गलत ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, नहीं पता चला। फिर उसके बाद में धीरे धीरे पता चला। तो ये बैंक क्या होगा अगर हम ही उस चीज़ को लेकर विजिलेंट नहीं है, तो कोई भी हम पर भी तो शक करेगा ना। तो ये बैंक और बैंक के एम्प्लॉयज़ सब को, मतलब सबका अकाउंट्स वगैरह सीज कर लिए थे। इस बैंक में इस तरह से हुआ था। फिर ये यूरोपियन यूनियन बैंक है, तो इसने क्या किया था कि कोई एक मतलब ये फ्रॉड ट्रांजैक्शन ही कर रहा था। इस बैंक में पासवर्ड वगैरह सब दिया हुआ था कस्टमर्स को, और ये फ्रॉड ट्रांजैक्शन करवाता था। बैंक एडवर्टीजमेंट इसमें बता भी रखा है कि बैंक्स एडवर्टीजमेंट वाज एक्सप्लिसिटली एम्ड एट पीपल सीकिंग टू इवेड टैक्सेस और फाइंड ए हेवन फॉर डर्टी मनी वेयर इट कुड बी बियॉन्ड द रीच ऑफ लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़। जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं वो टैक्स ना उनका करे। और फिर ये रिक्स बैंक में एक ऑगस्टो पिनोशेट है, द फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ चिले, हैज़ बिन वाइडली अक्यूज्ड ऑफ, तो इसके अकाउंट्स और मतलब इसको इन लोगों ने शेल्टर दे रखी थी, इसकी जो भी ट्रांजैक्शंस थे उसको शेल्टर दे रखी थी। फिर ये रिक्स बैंक का एक और बता रखा है। तो ये कुछ एक बैंक्स का है। फिर फ्रॉडलेंट, ये 2013 का एक बता रखा है कि रेप्टेड थ्रू विच द डिटेल्स ऑफ फ्रॉड परपेट्रेटेड 5 लार्ज बैंक्स विद सर्टेन ऑफिस। तो इसमें बता रखा है कि मैनेज टू ओपन फिक्शियस अकाउंट ओपन करने के, जैसे कि लोगों ने क्या किया कि किसी भी नाम से उन्होंने अपना एक अकाउंट खुलवा लिया, किसी भी नाम से खुलवा रहे हैं, पर बैंक उनसे प्रॉपर केवाईसी नहीं ले रहा है, या जो केवाईसी है उसको वेरीफाई विद ओरिजिनल नहीं कर रहा है, जैसे जनरली आजकल हम करते हैं। और फिर उनके अकाउंट्स ऑपरेट कर रहा है, कोई भी आके ऑपरेट कर रहा है, तो वो क्या है, वो हमारे केवाईसी का पार्ट है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर ये फ्रॉडलेंट ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट एफडी। ओवरड्राफ्ट क्या है, आपने बैंक को एफडी दी और उसके अगेंस्ट एक बैंक ने ओवरड्राफ्ट आपको दे दिया, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। स्टिल बैंक के पास एफडी है, पर फिर भी इसमें देखिए कि बैंक आरबीआई ने पेनलाइज किया है इन बैंक्स को। तो कुछ केवाईसी नॉर्म्स में रहा होगा इनका कि नॉन एडहेरेंस रहा होगा, तो इसलिए बैंक ने इनको पेनलाइज किया है, आरबीआई ने पेनलाइज किया है। फिर ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशंस हुई, रेमिटेंसेस फॉर फेक इंपोर्ट्स थ्रू अ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। 2015 में ईडी एंड सीबीआई बोर्ड टुक एक्शन ऑन देयर इन्वेस्टिगेशन इन सस्पेक्टेड मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजेक्शन एंड बिटवीन देम अरेस्टेड 10 पर्सन, ऑफ विच 3 वर बैंक ऑफिशियल्स whom these is suspected of having aided the money laundering transactions, क्योंकि उनका कुछ खुद का भी कुछ गेन रहता है। Between July 2014 and July 15, through a branch of public sector bank, nearly 8,000 illegal remittances worth rupees 6,000 crore were made by many companies in India, mostly to a foreign destination, as payment for imports। जैसे जो हम LC देते हैं ना, तो LC की हेल्प से इन्होंने जो फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन्स है उनको कंडक्ट किया था। All these transactions were below threshold value. Several of the companies were shell companies as also the entities. तो shell companies कौन सी होती है, जिनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है, ग्राउंड लेवल पे कोई भी उनकी एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे राम एंड श्याम कंपनी, आप जाके देखोगे मार्केट में आपको कहीं पे भी वो कुछ नहीं देगा, बट वो क्या है, पेपर्स में है,
वैसे कोई कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करी, वैसे कोई बिजनेस भी उसमें जो उनका पर्पस रहता है ना, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रहता है और आर्टिकल रहता है, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल, तो उसमें इनका कोई पर्पस नहीं बताया होता है कि हम ये किस लिए बिजनेस खोल रहे हैं। कोई भी मतलब बहुत ही वेग रहेगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये किस लिए अकाउंट खुलवा रहे हैं। Of this amount, around 6.5% was deposited in the said accounts in cash, while the remaining amount was received through other banking channels. These transactions may have covered several banks. Serious Fraud Investigation Office is also investigating into the case. तो मतलब ये केस पॉसिबली अभी तक चल भी रहा होगा, पता नहीं है। रेमिटेंसेस फॉर फेक इम्पोर्ट्स थ्रू 8 बैंक्स, ये भी फेक इंपोर्ट का केस है सेम, जैसे कि कुछ अलग अलग गलत अकाउंट्स में इन लोगों ने ट्रांजैक्शंस की है। तो इसमें 3 पार्टीज़ मिली हुई होंगी, सामने बैंक वाला भी मिला होगा। जैसे एलसी में क्या रहती है, 3 पार्टी रहती है, एक तो जो जिसने करवाया है काम, टोटल आई थिंक 5 रहती है, मुझे अभी क्लियरली याद नहीं आ रहा है, 5 रहती है, उसमें 2-3 तो बैंकर ही रहते हैं, ठीक है। लेसन्स फॉर बैंक्स एंड बैंकर्स, ये देख लेना कि हमको केवाईसी जो है वो मतलब इतना लेक्सिकल होकर हमको काम नहीं करना है। हमको केवाईसी जब तक हम संतुष्ट नहीं हैं तब तक हमें वो काम करना ही नहीं है, क्योंकि उससे हमारी नौकरी पे भी खतरा होता है। ना चाहते हुए भी हम उस घेरे में आ जाते हैं। फिर टेररिज्म फाइनेंसिंग फिनोमेना क्या है? टेररिज्म फाइनेंसिंग में टेररिस्ट फाइनेंसिंग रेफर्स टू मोबिलाइजिंग और प्रोवाइडिंग फंड्स विद द इंटेंशन दैट दे मे बी यूज्ड टू सपोर्ट टेररिस्ट एक्ट्स और ऑर्गेनाइजेशंस। फंड्स फॉर टेररिज्म एक्टिविटीज मे स्टेम from both legal and illicit sources. Those involved in the financing of terrorism do not necessarily seek to conceal the sources of the money, but to conceal both the financing and the nature of financial activity. वो क्या करते हैं कि वो सोर्सेज को कंसील करने की कोशिश नहीं करेंगे, पर वो जो किसे फाइनेंस कर रहे हैं और वो एक्टिविटी क्या फाइनेंस की है उसको ज़रूर कंसील करेंगे। टेररिज्म एक्टिविटीज़ पर से डू नॉट रिक्वायर लार्ज क्वांटम ऑफ फंड्स, हाउएवर क्रिएटिंग, रनिंग एंड मेंटेनिंग द ऑर्गेनाइजेशन फॉर कैरिंग आउट टेररिज्म रिक्वायर सब्सटेंशियल फंड्स। थोड़े बहुत फंड्स की ज़रूरत होती है, इसलिए वो बता देंगे कि एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के सेल कर देंगे, पर उसके बाद में वो प्रॉपर्टी से जो पैसा आया उसको उन्होंने कहाँ भेजा, क्या लगाया, कुछ पता नहीं है, ठीक है। फिर डेफिनेशन दे रखी है, यूएन ने की एक कोई कन्वेंशन है उसके थ्रू ये डेफिनेशन आई है। एनी पर्सन कमिट्स एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ this convention is the person by any means directly or indirectly, unlawfully and willingly provides or collects funds with the intention that they should be used or in knowledge that they are used to be in full or in part in order to carry out क्या an act which constitutes an offense within the scope of and as defined in one of the treaties listed in the annexure। तो ट्रीटीज़ में अगर वो एक्ट किसी भी एक ट्रीटी में लिस्ट है तो वो किस में आएगा, टेररिज्म फाइनेंसिंग में आएगा, ठीक है। एनी अदर एक्ट इंटेंडेड टू कोज डेथ और सीरियस बॉडीली टू अ सिविलियन। तो टेररिज्म में क्या होता है, जैसे हमने ताज में देखा, फिर जयपुर में एक बार जो हुए थे उनमें क्या हुआ था, यही कि सिविलियंस को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और टू एनी अदर पर्सन नॉट टेकिंग एनी एक्टिव पार्ट इन हॉस्टिलिटीज़ इन सिचुएशन ऑफ आर्म कन्फ्लिक्ट। तो अगर आर्मी वालों का कुछ रहता है तो वो टेररिज्म नहीं है, बट सिविलियंस को अगर नुकसान पहुंचा रहे हैं तो इनके हिसाब से वो क्या है, टेररिज्म है, और ये इनकी ट्रीटी में दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है जैसे और टू कंपेल अ गवर्नमेंट और एन इंटरनेशनल और टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट। तो जैसे कई बार हम देखते हैं कि कुछ कंट्रीज़ में सरकार पलट दी, तो ये सब क्या है, टेररिज्म एक्टिविटीज़ होती हैं। फॉर एन एक्ट टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस सेट फोर्थ अबव, it shall not be necessary that the funds were actually used to carry out an offense referred to in A or B। ये ज़रूरी नहीं कि यही ऑफेंस हो, ऑफेंस कुछ भी हो सकता है डिफरेंट टाइम में। अभी आज हम सोच रहे हैं कि ये ऑफेंस होगा, बट थोड़े टाइम बाद में हमें नहीं पता है ना कि उस टेररिस्ट के माइंड में क्या है, वो कुछ बड़ा एक्सप्लॉयजन भी करना चाहता होगा, राइट। Differences in perspective. Not all countries that have adopted the convention agree on what actions constitute terrorism. The meaning of terrorism is not universally accepted due to significant political, religious, and national implications that differ from country to country.
तो अभी इसमें बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये क्या कुछ है, ठीक है। तो दीज आर टू डिफरेंट फिनोमिना, ठीक। इन मनी लॉन्ड्रिंग द सोर्सेज ऑफ फंड्स इज़ इलीगल और कंसील्ड एंड द यूज़ ऑफ फंड्स इज़ लीगल। और टेररिज्म फाइनेंसिंग में क्या है, सोर्स ऑफ फंड्स में भी इलिसिट और लीगल, बट द यूज़ इज़ क्रिमिनल एंड इज सोट टू बी कंसील्ड। उल्टा है, इसमें सोर्सेज का भी पता नहीं है और कंसील्ड है, बट लास्ट में वो क्या है, लीगल होता है। पर इसमें स्टार्टिंग में लीगल है पर बाद में कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है उसके साथ में कुछ पता नहीं है। हाउएवर इन बोथ द केसेस देयर इज एन illegitimate use of financial sector using similar or identical processes. The techniques used to launder money are essentially the same as those used to conceal the sources and uses for terrorist financing. Therefore, the measure taken for prevention of money laundering would also help detect and prevent टेररिज्म फाइनेंसिंग रिलेटेड ट्रांजेक्शंस। तो अगर हम मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज़ या उसको प्रिवेंशन को अभी से करेंगे, प्रिवेंशन पर ध्यान देंगे, तो जो टेरर फाइनेंसिंग है उससे हम बच सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा मनी लॉन्ड्रिंग कि कुछ जो मेथड्स हैं, क्या क्या मेथड है, कैसे प्रोसेस होता है, फिर कॉमन सोर्सेज क्या हैं, टेररिज्म फाइनेंसिंग का थोड़ा बताया हुआ है, और मेथड्स और सेंसिटिव एवेन्यूज़ फॉर कौन से एवेन्यूज़ हो सकते हैं, सॉरी। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आपका कुछ भी फीडबैक हो प्लीज़ मुझे देना। अगर वीडियो क्वालिटी में आपको कुछ लग रहा है कि मुझे क्वालिटी इंप्रूव करनी चाहिए, यस, सून मैं जल्दी करूँगी। ओके, थैंक यू।